सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लूणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ओकियोस तथा नोमोस से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ है परिवार का प्रबंध। मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में अर्थशास्त्र का संबंध केवल परिवारों के कुशल आर्थिक प्रबंध से होता था। इसके अंतर्गत केवल यह अध्ययन किया जाता था कि एक परिवार अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकता है। किंतु अर्थशास्त्र का आधुनिक रूप केवल संसाधनों के आवंटन तक ही सीमित नहीं है। इसलिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। एडम स्मिथ, जे.बी. से, एफ.ए. वॉकर और अन्य समकालीन अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधी परिभाषाएं प्रस्तुत की। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक लिखी। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रोफेसर जे.बी. से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वॉकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन माना है। धन का स्थान मनुष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना। धन ही मानवीय सुख का एकमात्र साधन है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जे.बी. से, एफ.ए. वॉकर ने धन केंद्रित परिभाषाओं की अलग अलग रूप में परिभाषित किया। इन परिभाषाओं में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई। इनके अनुसार मनुष्य केवल धन की प्रेरणा एवं अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। इन परिभाषाओं में धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया। इनके अनुसार केवल भौतिक पदार्थों को ही धन माना गया है, सेवाओं को नहीं। धन संबंधी परिभाषाओं के बाद कल्याण केंद्रित परिभाषाएं आती है। कल्याण केंद्रित परिभाषा को प्रस्तुत करने वाले प्रोफेसर मार्शल, पिगू, बेवरिज, क्लॉक आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार धन साध्य नहीं है, केवल एक साधन है। मनुष्य धन के लिए नहीं बना बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है। इन विचारों का समर्थन प्रोफेसर पिगू, बेवरिज, क्लॉक आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। प्रोफेसर पिगू के अनुसार अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार धन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धन के लिए नहीं। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो मानव कल्याण है। इस प्रकार मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक मानवीय कल्याण का अर्थशास्त्र बताया। मार्शल के पश्चात प्रोफेसर रॉबिन्स ने दुर्लभता या सीमितता केंद्रित परिभाषाएं प्रस्तुत की। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से होता है, साध्य से नहीं। इस प्रकार दुर्लभता संबंधी परिभाषा में वास्तविक अर्थशास्त्र का बोध होता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। इसमें सभी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के पश्चात अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता ने प्रस्तुत की।
उन्होंने आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषाएं दी। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा को भारतीय दर्शन एवं संस्कृति पर आधारित किया है और आवश्यकताओं को कम से कम करने पर बल दिया। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन उसके इच्छा रहित अवस्था के लक्ष्य पर पहुंचने के साधन के रूप में करता है। उन्होंने आगे चलकर कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आगे चलकर दुख को न्यूनतम करने संबंधी मानवीय आचरण का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में ये एक प्रकार से आवश्यकता से मुक्ति पाने एवं वास्तविक सुख की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास है। इस प्रकार अलग अलग अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की। 1933 में अर्थशास्त्र को प्रोफेसर रैगनर फ्रीश ने 2 भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म अथवा छोटा। माइक्रो अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट फर्म, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट उद्योग। इसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता, परिवार, फर्म अथवा उद्योग होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। यह उपभोक्ता, उत्पादक तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, साधनों के स्वामी और व्यापारिक फर्मों की आर्थिक क्रियाओं से है। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यापक या समग्र या वृत्त से लगाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध ज्ञान या अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में जिस अर्थशास्त्र में बड़े बड़े समूह अथवा समस्त अर्थशास्त्र के संबंध रखने वाले इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य लागत आदि। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन उन योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों या इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यापक मात्राओं अथवा व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ सरल शब्दों में यह कहे कि समष्टि अर्थशास्त्र में जंगल के किसी एक पेड़ का नहीं बल्कि पूरी जंगल का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं जो कि निम्नलिखित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें
विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म एवं विशिष्ट उद्योग। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, रोजगार आदि। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों एवं उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी को स्पष्ट करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से लगाया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय विश्लेषण से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण तक विस्तृत होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम मुख्यतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के नियम किसी एक प्रकार के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अपितु बहुत व्यापक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण, विभिन्न कार्यों के लिए उनका आवंटन तथा संसाधनों का पारिश्रमिक निर्धारण आदि है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री राष्ट्रीय आय का स्तर, उसके प्रभावी कारकों एवं परिणामों का अध्ययन, आय, रोजगार, बचत एवं विनियोग आदि है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों, उद्योगों को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति के लिए तथा आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में अत्यधिक सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में जटिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग एक फर्म या उद्योग की विभिन्न नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय लेने में किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग राष्ट्रीय आय, आर्थिक समस्याओं के समाधान, राज्य स्तर पर आर्थिक निर्णय लेने एवं आर्थिक नीतियों के निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आज की बढ़ती हुई जटिल समस्याओं के कारण इस अर्थशास्त्र का महत्व कम होता जा रहा है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आज के वर्तमान समस्याओं के निवारण में अत्यधिक सहायक है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन दोनों में अंतर होने के बावजूद भी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इसमें से कोई भी अर्थशास्त्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, दोनों के अपने उपयोग एवं सीमाएं हैं। आर्थिक विश्लेषण के लिए दोनों की आवश्यकता है, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक माने जाते हैं। एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता होती है। धन्यवाद।